नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूँ आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दिल्ली चुनाव का फैसला आ गया। जैसी कि उम्मीद थी, 5 तारीख को यानी कि मतदान वाले दिन परिणाम लगभग वैसे ही आए। यह लगभग तय हो चुका था 5 तारीख से पहले ही कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव को जीतने नहीं जा रही है। यद्यपि 2-3 तारीख तक भी ऐसा लग रहा था कि शायद आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाएगी, लेकिन 4-5 तारीख आते-आते लगभग यह तय हो गया था कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव को नहीं जीत पा रही है या नहीं जीत पाएगी। यद्यपि इसमें बहुत सारे फैक्टर बताए जा रहे हैं, लेकिन मुझे जो लगता है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आखिरी के 1 हफ्ते में जमीन पर बहुत ज्यादा काम किया और वोटर को हर तरह से अपने पक्ष में मोड़ लिया। 1 हफ्ते पहले तक ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी शायद ऐसी उम्मीद कर रही है कि कांग्रेस पार्टी एक अच्छा खासा वोट शेयर ले जाएगी और उस वोट शेयर के चलते उसको जीत मिल जाएगी। लेकिन अच्छा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने रियलाइज किया कि कांग्रेस पार्टी, जो कि पूरे दिल्ली चुनाव में लगभग कंफ्यूज ही रही, अंतिम समय तक कंफ्यूज रही कि उसको यह चुनाव मजबूती से लड़ना है या इस चुनाव में उसे एक ढुलमुल रवैया अपनाना है और भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। वो इस कंफ्यूजन में कि उसे आम आदमी पार्टी को रोकना है या भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, वो लगातार ढुलमुल रवैया अपनाए रही और उसका नतीजा भी वही हुआ। बहुत से लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की वजह से ऐसा हो गया। भाई देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में दिल्ली के विधानसभा चुनावों में कभी गठबंधन नहीं हुआ था। न 13 में, न 15 में, न 20 में और न 25 में कभी गठबंधन नहीं हुआ। तो जब 15 में गठबंधन नहीं हुआ था, उस समय भी आम कांग्रेस की स्थिति खराब हो गई थी, वो 9% वोट लेकर के आई थी। 20 में गठबंधन नहीं हुआ तो स्थिति और ज्यादा खराब हो गई और वो 4% के आसपास वोट, 4.25% वोट लेकर के आई। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन में थी और वो यह निश्चित नहीं कर पा रही थी कि उसे रोकना किसको है। इस उहापोह में वो बनी रही और अगर वो ये तय करके चलती कि उसे पहले आम आदमी पार्टी को रोकना है, बाद में भाजपा को रोकना है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी को कम से कम 10% से ऊपर वोट मिलता। लेकिन उसका जो ढुलमुल रवैया रहा, उसका जो कंफ्यूजन रहा, उसने उसे केवल 2% का वोट शेयर में गेन कराया। जो 4% थी वो 6% पर पहुंच गई और भाजपा ने सही समय पर इस चीज को पकड़ लिया। उसका फायदा भाजपा को यह हुआ कि वो कांग्रेस के भरोसे नहीं रही और उसने जो दिल्ली का निम्न मध्यम वर्ग है उसको किसी भी तरह से अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया। उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बजट आया उसका बहुत प्रभाव पड़ा। मुझे लगता है कि बजट का प्रभाव निम्न मध्यम वर्ग में उतना नहीं पड़ा जितना मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग में पड़ा, और हो सकता है कि वहां से कुछ वोटर निकल करके आया हो और उसने भाजपा के पक्ष में वोट किया हो। लेकिन ये चीज इसलिए कम समझ में आती है क्योंकि जो टोटल वोट पड़ा, जिसे वोटर टर्नआउट कहते हैं, तो वो जो वोटर टर्नआउट था वो पिछले चुनाव से कम था। अगर पिछले चुनाव से ज्यादा होता तो फिर ये माना जा सकता था कि शायद मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग का जो वोटर है वो थोड़ा मात्रा में ज्यादा निकला और उसकी वजह से भाजपा को कुछ गेन हो गया। तो ये बात इसलिए हजम नहीं होती है। ये जो सेफोलॉजिस्ट होते हैं, ये तरह तरह के तर्क देते हैं और अगर उनके साथ थोड़ा बैठ के बहस करो तो समझ में आ जाता है कि वो तुरंत आपको ए से बी और बी से सी पे लेके चले जाते हैं। वो उस तरह के जवाब नहीं देते। अगर ये बात सच है कि मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग ने बीजेपी को पिछले चुनाव की अपेक्षा ज्यादा वोट किया, तो फिर वोट शेयर क्यों नहीं बढ़ा। और ये तब ये एक सार्वभौमिक सत्य है कम से कम भारत में कि जो निम्न वर्ग है या निम्न मध्यम वर्ग है वो वोट करने जरूर जाता है, वो चूंकि उसके पास साधन नहीं है छुट्टियां मनाने के। जो मध्यम वर्ग है, उच्च मध्यम वर्ग है, उसको एक दिन छुट्टी मिलती है अपने कामकाज से, अपने ऑफिस से, किसी चीज से, तो वो उसको छुट्टी मना लेता है। तो कहता है कौन जाएगा, लाइन में लगेगा, समय बर्बाद करेगा, उतनी देर में कुछ और काम अपना निपटा लेगा, वो उस तरीके से करता है। लेकिन जो निम्न मध्यम वर्ग है और निम्न वर्ग है उसको इस तरीके की चीजों की जरूरत नहीं होती और ना ही उसके पास इस तरह के साधन होते हैं, तो वो वोट कास्ट करता है।
सेफोलॉजिस्ट कुछ भी कहते रहें और तर्कशास्त्री किसी भी तरह के तर्क देते रहें, मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने निम्न मध्यम वर्ग के साथ साथ जो निम्न वर्ग है, मैं आय वर्ग की बात कर रहा हूं यहाँ पे, उसको किसी भी तरह से मोबिलाइज किया और वो अपने पक्ष में लाने में सफल रहा। वो कांग्रेस के भरोसे नहीं रहा कि कांग्रेस जो है वो मजबूत होगी तो कुछ गरीबों का वोट, दलितों का वोट, मुसलमानों का वोट वो कांग्रेस के पक्ष में चला जाएगा और उससे आम आदमी पार्टी घट जाएगी और हम जीत जाएंगे। 38 से 47.5% तक पहुंचना, यानी कि करीब करीब 9.5% की ग्रोथ, ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा गेन किया है। लगभग 25% का 25% का वोट प्रतिशत में गेन करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जब आप 38% से 47.5% पर पहुंच जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है और उसका ही परिणाम है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो वोट शेयर में डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पे जब मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी मींस बीजेपी अलायंस की मैं बात कर रहा हूं, चूंकि 2 सीटें ऐसी भी थी जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट नहीं थे तो उनका वोट शेयर भी इसमें जोड़ना पड़ेगा जो उसके अलायंस के थे। तो वोट शेयर में 3.5% का ही डिफरेंस है, लेकिन चूंकि कांग्रेस कहीं थी नहीं इसलिए ये जो सीटों में डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है, वो दोगुने से भी ज्यादा का है। जहां आम आदमी पार्टी केवल 22 सीटें जीतने में कामयाब हुई है, वहीं बीजेपी 48 सीटें जीतने में कामयाब हुई। तो ये एक बड़ी चीज है कि भाजपा ने ये रियलाइज किया कि उसे अपने दम पे, और खासतौर से दिल्ली में, बाकी किसी स्टेट में होता तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि दिल्ली में जितनी निकम्मी भाजपा रही है पिछले कई सालों में, उसको देखते हुए मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है कि वो 25% का गेन कर गए वोट शेयर में, और सीटों में तो खैर बहुत बड़ा जंप है। मतलब सीटों में तो आप यूं कहिए कि 500% की ग्रोथ है। 8 सीटें थी, 48 हो गई, तो उसको तो छोड़ दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं होता कितने परसेंट की ग्रोथ है सीटों में। तो कुल मिलाकर के जो मूल चीज थी वो ये थी कि एक तो कांग्रेस के भरोसे नहीं रहना। शुरुआत में लग रहा था काफी हद तक कि बीजेपी इस भरोसे पर है कि कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करती है और कांग्रेस के प्रदर्शन के आधार पर दिल्ली के चुनाव का फैसला होगा। मैंने भी अपने पिछले कई वीडियोस में ये बात कही थी कि दिल्ली में अगर कांग्रेस पार्टी 14-15% तक वोट लेकर के आती है तो फिर भाजपा की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हुआ क्या कि वोट आया कांग्रेस का 6%, फिर भी भाजपा ने सरकार बनाई। तो इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं बीच चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने महसूस किया कि कांग्रेस के भरोसे तो नहीं रहा जा सकता, कांग्रेस किसी भी स्थिति में नहीं है, वो कंफ्यूज पार्टी है, कंफ्यूज ही रहेगी जब तक राहुल गांधी उसका नेता रहेगा, तब तक वो कंफ्यूज ही रहेगी, हर जगह रहेगी, दिल्ली अकेले नहीं, हर जगह वो कंफ्यूज रहेगी। तो उसकी स्थिति यही रहने वाली है। तो भाजपा ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जो कोर वोट बैंक है आम आदमी पार्टी का, खासतौर से विधानसभा चुनाव में, उसको अपने पक्ष में लाना है। लोकसभा चुनाव में वो आता ही है, तो आप चाहे तो आप यूं कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो आया तो उसको अपने पक्ष में रोकना है, और दूसरा आप ये कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव की अपेक्षा अपने पक्ष में लाना है। उसमें वो सफल रही। कांग्रेस का उसने कोई भरोसा नहीं किया और उसी का परिणाम ये हुआ कि दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आ गई है। अब बीजेपी के लिए ये बहुत जरूरी है कि दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी को खत्म करे। कांग्रेस के लिए भी है, लेकिन कांग्रेस तो चूंकि उसकी नीतियां क्या है, नियत क्या है, वो कुछ पता नहीं चलता। तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में खत्म करना वो बहुत जरूरी है, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली चुनाव में की हैं उनका इंप्लीमेंटेशन जितनी जल्दी और जितना अच्छे से अच्छे ढंग से हो सके वो करे। और जो एमसीडी के चुनाव होंगे, उन एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक हाशिए पर लेकर के जाए। मेरे ख्याल से भी 2 साल या 2.5 साल के अंदर एमसीडी के चुनाव होने वाले होंगे। तो उस चुनाव के आते आते तक आम आदमी पार्टी को दिल्ली से लगभग खत्म करना या उसको हाशिए पर ले जाना, ये बीजेपी की जिम्मेदारी है। और अगर वो एमसीडी में आम आदमी पार्टी को हाशिए पर लेकर के चली जाती है तो आप तय मानिए
कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। और ये अभी तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये आम आदमी पार्टी के अंत की शुरुआत है, लेकिन वास्तविक शुरुआत तब होगी जब एमसीडी में आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। जब खत्म हो जाएगी का मतलब ये कि बहुत कम सीटें वो जीत पाएगी तो। और अगर एमसीडी में वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की स्थिति में रही तो फिर अगले विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से टकराना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी से टकराने का मतलब ये कि वो ज्यादा कठिन होगा कांग्रेस से टकराने की अपेक्षा। एक और चुनाव हुआ, शायद 2 और हुए थे, लेकिन दूसरे का कोई विशेष जिक्र इसलिए नहीं करना है क्योंकि उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं था, वो उपचुनाव था। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ मिल्कीपुर सीट पर, तो मिल्कीपुर सीट ने ये जता दिया, ये दिखा दिया कि लोकसभा चुनाव में मतदाता ने जो 400 पार का नारा था उसके भ्रम में आकर के भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी सीटों पर चुनाव हरा दिया था। क्योंकि मतदाता को यह लग रहा था कि 400 तो आ ही रही हैं, हमको अपने सांसद को ठिकाने लगाना है। और ये बात आप गांठ में बांध के रखिए कि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ा था, और उत्तर प्रदेश के अलावा इसका प्रभाव महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा था। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए, उन परिणामों के बाद जनता ने यह महसूस किया कि शायद उनसे गलती हुई, यानी कि जनता से गलती हुई, वो गलत भ्रम में आ गए और अपने अपने सांसदों को ठिकाने लगाने के चक्कर में उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ही दिन के लिए सही, लेकिन नरेंद्र मोदी को कमजोर कर दिया। और इस बात का एहसास होते ही जनता लगातार अधिकांश चुनावों में, चाहे वो महाराष्ट्र का मसला हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मसला हो, चाहे वो हरियाणा का मसला हो, चाहे जम्मू का मसला हो, एक झारखंड को अकेले छोड़ दें तो कहीं का भी हो, झारखंड में परिस्थितियां थोड़ी भिन्न हो सकती हैं, उसका ज्यादा अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। बाकी आप किसी भी चुनाव में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वोटर ने, या यूं कह लीजिए कि मोदी के वोटर ने लगातार मोदी का साथ दिया है। महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, हरियाणा में जहां बिल्कुल ये नहीं माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक सत्ता में आएगी, लगभग ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर वहां पर 10-5 सीटें भी जीत ले, डबल डिजिट में आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, वहां पर भी जिताया। जम्मू कश्मीर में, चूंकि कश्मीर घाटी में तो भाजपा का कभी कुछ रहा ही नहीं है, आज भी नहीं है, और यहां तक कि भाजपा ने कश्मीर घाटी में बहुत सारे सीटों पर तो प्रत्याशी तक नहीं खड़े किए थे। लेकिन जम्मू में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की, यूपी के उपचुनाव में 9 में से 7 सीटें जीती, अभी मिल्कीपुर बहुत जबरदस्त जीत हासिल की 61,000 से ज्यादा वोटों से। तो उससे एक बात तो सिद्ध हो गई है कि भारत का वोटर, खासतौर से जो भाजपा शासित या भाजपा के बड़े प्रभाव वाले राज्य हैं, उनमें जो कोर वोटर है बीजेपी का, वो अभी भी मोदी के साथ बना हुआ है। वो केवल एक भ्रम में कि 400 पार हो रही हैं, हमारा जो सांसद है ये बहुत बदतमीज है, ये नालायक है, ये काम नहीं करता है, क्षेत्र में नहीं आता है, इसको किसी के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है, उसको निपटाने के चक्कर में ये 240 पर पहुंच गई। वो केवल धोखे का शिकार हुए। लोग ये सोचते रहे कि एक सीट से क्या होगा, 400 आ रही तो 399 आ जाएंगे, और उस 399 के चक्कर में वो घट करके 240 हो गई। अब जबकि वोटर इस बात को समझ चुका है, इसके प्रभाव को समझ चुका है, तो वो फिर से भाजपा के साथ में है। दिल्ली में भी लगभग वही हुआ है। दिल्ली में तो खैर और भी बहुत सारे कारण हैं, इस पर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि अरविंद केजरीवाल की हार क्यों हुई, और अरविंद केजरीवाल के वोट शेयर में 10% की जो गिरावट आई वो क्यों आई, उस पर मैं एक वीडियो करूंगा। तो खैर अभी जो परिणाम आए हैं वो ये हैं कि अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए हैं। उनकी पार्टी का क्या होगा, दिल्ली में नहीं पूरे देश में, उस पर अब चर्चा शुरू होगी, और उसके परिणाम अभी कुछ दिनों बाद सामने दिखने लगेंगे। आज की वार्ता में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।